जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस यानी केएम टीचर क्लासेस। आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जो आज का जो वीडियो है, जिस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे वो पेपर है बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर कोड 106 विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इस पेपर का 1 बाय 1 चैप्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, और इस वीडियो में जानेंगे प्रबंधन क्या है, प्रबंधन का अर्थ। पिछले वीडियो में हम लोग जाना प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में जानेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या है। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत निम्नलिखित है या इस प्रकार है। फ्रेडरिक टेलर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर ने जो सिद्धांत दिया है वो इस प्रकार है। शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत देने वाले में से एक फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सिद्धांत भी बहुत ही फेमस सिद्धांत है। फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है। क्लियर है? इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ तथ्य बताए हैं जो इस प्रकार हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है वैज्ञानिक ढांचा न कि अनूठे का नियम, यानी जो इन्होंने सिद्धांत बताया वो वैज्ञानिक ढांचे का सिद्धांत बताया है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन में संगठनात्मक ज्ञान के आधार पर कर्मचारियों के कार्य, मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन संगठनात्मक ज्ञान के आधार पर कर्मचारियों के कार्य, उसका निष्पादन, कार्य में लगने वाले समय तथा वेतन का मापन होना चाहिए, न कि अनुमान के आधार पर। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्मचारी कार्य करते हैं, निष्पादन करते हैं, जो कार्यों का निष्पादन करते हैं, जो समय लगाते हैं, उस समय के आधार पर उनके वेतन का अनुमान करना चाहिए, वेतन का मापन करना चाहिए, न कि अनुमान के आधार पे। क्लियर है? दूसरा आता है कि समूह क्रियाओं में समन्वय न कि स्वच्छंदता। समूह क्रियाओं का समन्वय होना चाहिए, न कि स्वच्छंदता होनी चाहिए। टेलर के अनुसार समूह के समस्त सदस्यों को अपने समन्वय का भाव, गिव एंड टेक, जितना देते हैं उतना लेना चाहिए, गिव एंड टेक के आधार पर प्रयास करने चाहिए। ठीक है। तीसरा आता है संसाधनों का उचित प्रयोग। कहते हैं कि जो भी संसाधन है उसका उचित प्रयोग होना चाहिए। टेलर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु निचले स्तर की अकुशलता और अव्यय को समाप्त कर संसाधनों के अधिकतम संभावित उपयोग पर जोर देना चाहिए। यानी जो निचले स्तर की कुशलता है और जो अव्यय ज्यादा होता है, उन सारी चीजों को समाप्त करना चाहिए, और कम से कम जो संसाधन है उसी में अधिकतम उपयोग पर जोर देना चाहिए और जिससे अधिक उसमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। अगला कि प्रदर्शन पर आधारित वेतन व्यवस्था। प्रदर्शन पर आधारित वेतन व्यवस्था, यानी जो जैसा प्रदर्शन करेगा उसका उस प्रकार से उसकी वेतन व्यवस्था करे। टेलर अपने सिद्धांत में कर्मचारियों के कल्याण व उत्पादन कुशलता दोनों को समान महत्व देते हैं। कर्मचारियों के कल्याण व उसके उत्पादन कुशलता दोनों को महत्व देते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए वे प्रदर्शन आधारित वेतन व्यवस्था अपनाने पर जोर देते हैं, यानी जो जैसा प्रदर्शन करेगा, जो जैसा कार्य करेगा, उसको उसके अनुरूप उसका वेतन मिलेगा। क्लियर है? अब इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। टेलर की जो सिद्धांत है इनकी कुछ आलोचनाएं की गई है। टेलर वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंधन के निम्नलिखित कमियों के आधार पर उसकी आलोचना की जाती है। जैसे
वैज्ञानिक प्रबंधन को दो उद्देश्य कर्मचारियों के उत्पादन में वृद्धि, कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण में सुधार पर आधारित होती है। तो यह प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति तो सफल रहता है, परंतु प्रबंधन द्वारा बंदी हुई जो उत्पादकता का लाभ कर्मचारियों के मन न बांटने के कारण द्वितीय उद्देश्यों की प्राप्ति में यह असफल रहता है। इसलिए यानी पहला उद्देश्य तो सफल रहता है प्राप्त करने में, लेकिन जो द्वितीय उद्देश्य है उसको असफल प्राप्त होता है, इसलिए इसकी क्रिटिसिज्म की गई है। दूसरा आता है कि प्रतिदिन कर्मचारियों द्वारा एक ही प्रकार के किया या कराए जाने वाले निरंतर कार्य में लगे रहने के कारण जो कर्मचारी है वो एक मशीनी यंत्र की तरह के रूप में देखा जाता है। यानी एक ही कार्य बार बार करे तो लगता है कि वो मशीनी यंत्र की तरह है। तो इस प्रकार यह मानवीय पक्ष को क्या करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, नजरअंदाज कर देता है, इसलिए इसकी क्रिटिसिज्म की गई। तीसरा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा मशीन की तरह कार्य करने एवं उसे भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था के कारण अमनोवैज्ञानिक माना जा रहा है, इसलिए इसकी क्रिटिसिज्म की गई। और चौथा, इस प्रकार से इसकी आलोचना की गई है कि यह सिद्धांत असामाजिक है, क्योंकि कर्मचारी केवल आर्थिक तंत्र के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी जो जैसा करेगा वो ऐसा, तो इसमें हम लोग कि सभी अर्थ कमाने के लिए काम करेंगे। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी टेलर द्वारा दिया गया वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत प्रबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसी सिद्धांत के द्वारा कार्यों का नियोजन, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग, समय, गति, अध्ययन नियोजन का कार्यान्वयन व पृथक्कीकरण, कठोर अनुशासन, कर्मचारियों के सकारात्मक प्रयास को पुरस्कृत करना आदि वृत्तियों का प्रयोग कर नियमबद्ध व अनुशासित प्रबंधन की शुरुआत की गई थी। इसलिए यह सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो थ्योरी है वो लूथर गुलिक का थ्योरी है। लूथर गुलिक का सिद्धांत, यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार आएगा। और इस सिद्धांत में आपको ये पूछा जाता है कि पोस्ट कार्ड क्या है, पोस्ट कार्ड कॉर्प क्या है। देखिए, लूथर गुलिक ने सन 1937 में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में संपादन किया जो प्रशासन के नियमों पर सर्वाधिक प्रभावशाली कृति रही। इन्होंने प्रशासन के 7 कार्य बताए हैं। कितने कार्य बताए हैं? प्रशासन के 7 कार्य बताए हैं। इन कार्यों के लिए POSCORB, POSCORB 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऐसे 7 कार्य का प्रयोग किया है, जिसके लिए प्रत्येक शब्द प्रशासन के कार्यों से संबोधन करता है, जो निम्नलिखित है। P फॉर या POSCORB यानी P फॉर प्लानिंग, नियोजन। किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें योजना बनानी होती है। सबसे पहले कार्य करते हैं तो उससे पहले योजना बनाते हैं। यह किसी भी संघ का एक प्रमुख और सर्वोपरि कार्य है। नियोजन का अर्थ होता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध विकल्प, नीतियों, विधियों एवं कार्यक्रम में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। यानी किस प्रकार से हम किसी भी कार्य अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कौन सी नीति, कौन सी विधि, कौन से कार्यक्रम, यानी क्या सही है उसका प्लानिंग करना, चयन करना। दूसरा आता O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंतर्गत नियोजन को कार्य रूप में परिणित करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना, उन्हें विभिन्न भागों में विभक्त करना, विशिष्ट व्यक्ति समूह को सौंपना और उनके मध्य पारस्परिक संबंधों को परिभाषित करना आदि सभी शामिल होते हैं इसमें।
एस आता है स्टॉलिंग यानी नियुक्तियां। ये होता है स्टॉफिंग, स्टॉलिंग नहीं है, ये स्टॉफिंग है। स्टॉफिंग यानी नियुक्ति करना। ठीक है, स्टॉफिंग का तात्पर्य होता है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु योग्य और कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति करना है। यानी कि हम जो भी संगठन है जिसमें किस व्यक्ति को रखें ताकि वो कार्य को पूरा कर सकते हैं, उस जिस भी व्यक्ति को रखे जिस कार्य के लिए वह उसके लिए योग्य हो, यानी योग्य व्यक्तियों का नियुक्ति करना। इसके अंतर्गत जो पदाधिकारी या कर्मचारी का चयन, उसकी भर्ती का मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण शामिल है, जिससे कि कार्यशक्ति संस्था संगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दे तथा कार्य निष्पादन के दौरान अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। यह है स्टाफिंग। अगला आता है डी यानी डायरेक्टिंग, डायरेक्शन निर्देशन। निर्देशन से आशय है कि नियत सिद्धांत और नियत नीतियों के अनुसार किसी भी कार्यों का क्रियान्वयन समुचित देखभाल करना निर्देशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत आदेश देना, निरीक्षण करना, मार्गदर्शन करना, अभिप्रेरित करना इत्यादि शामिल है। किस व्यक्ति को कौन से कार्य करना है उसके लिए उसका निरीक्षण करना, समय समय पे उसको आदेश देना, उसका मार्गदर्शन करना, उसको अभिप्रेरित करना, ये सभी चीजें इसमें सम्मिलित होती है। क्लियर है। पांचवा जो आता है समन्वय यानी सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय। यह प्रशासन का वह कार्य है जो किसी संगठन के विभिन्न विभागों, सदस्यों और उनके समूहों में इस प्रकार का एकीकरण स्थापित करना कि वो न्यूनतम लागत में वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सके। सभी को कोऑर्डिनेट रखें एक दूसरे के साथ, जो भी विभाग है, जो भी सदस्य, जो भी समूह है, सभी में एकीकरण स्थापित कर सके, जिससे कम से कम लागत में अधिक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सके। अगला आता है सेक्शन नंबर आर फॉर रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट तैयार करना। इसके अंतर्गत प्रशासक अपने संगठन में किए हुए कार्यों या उसकी उपलब्धियों का विवरण तैयार करता है तथा अपने उच्च अधिकारियों को उसकी जानकारी समय समय पर देता रहता है, यानी रिपोर्ट तैयार करना। जो भी कार्य हुए रहते हैं उन सभी चीजों का रिपोर्ट तैयार करना और आगे अधिकारियों को रिपोर्ट समय समय पर देते रहना। नेक्स्ट आता है बजटिंग, बी यानी बजटिंग, पोस्ट कार्ड। बजटिंग, अब बजटिंग इसके अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। बजट यानी रुपए पैसे से लेखा जोखा, एक निश्चित सीमा में कार्यों को किया गया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कितना आया, कितना गया, वो सभी चीजों का लेखा जोखा, किस व्यक्ति को कितना दिया गया, वो सारी चीजों का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। यानी बजटिंग उस ऑर्गेनाइजेशन को संपन्न कराने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कितनी बजटिंग हुई, उसकी लेखा जोखा और खर्चों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रशासनिक, ये जो प्रशासनिक विचारधारा है उसकी आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इसकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं, वो इस प्रकार है। प्रशासनिक विचारधारा के अनुयायियों ने ही सर्वप्रथम प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में बताया कि प्रशासन क्या है, ये प्रक्रिया है। इस विचारधारा के सभी संगठनों पर लागू होने वाले जो सामान्य नियम है उन सभी नियमों का प्रतिपादन किया और ये जो नियम है आज भी सार्थक है, परंतु इसकी कुछ आलोचनाएं भी इस प्रकार है। पहला, यह विचारधारा प्रशासनिक के से उच्च स्तरों पर ही ध्यान देती है, यानी निम्न स्तर पे यह ध्यान नहीं देता है, प्रशासन के उच्च स्तरों पर ध्यान देता है। दूसरा, यह सिर्फ संगठन के औपचारिक रूप की व्याख्या करता है, उसके अनौपचारिक रूप या निरौपचारिक रूपों की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार इसकी आलोचना की गई है। तीसरा आता है कि व्यवहारवादियों ने इसे यांत्रिक बताते हुए कहते हैं कि इसमें मानवीय पहलुओं को नकार दिया गया है। यह विचारधारा मानव रहित संगठन की कल्पना करती है, यानी मानव के
विचारधाराओं को त्याग देती है और मानव रहित जो विचारधारा है उस पर ज्यादा बल देता है। अगला यह है कि किसी संगठनात्मक व्यवहार की गत्यात्मक की व्याख्या नहीं करता है और यह पर्याप्त सत्यापन के बिना ही सर्वव्यापी नियमों पर बल देता है, किसी प्रकार कोई सत्यापन नहीं करता है। किसी संगठन को बंद व्यवस्था के समान ही समझती है, इस प्रकार इसकी आलोचना की गई है। अब बात करते हैं प्रबंधन, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, उसके अर्थ को देखिए। किसी भी संगठन का प्रबंधन लगातार निर्णय लेता है और सुनिश्चित करता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णयों को लागू किया जाए या नहीं किया जाए। मैनेजमेंट किसी भी देखो उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधक होता है, जो प्रबंधन होता है, उसमें क्या निर्णय लेना है यह सुनिश्चित करता है कि यह जो निर्णय लिया जा रहा है क्या वह उस लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जब तकनीकी का विकास हुआ, यानी तकनीकी का प्रवेश हुआ, तकनीकी का जब विकास हुआ, तब से शिक्षा तथा शिक्षण के क्षेत्र में प्रबंधन का भी बहुत महत्वपूर्ण बढ़ गया, यानी उसका प्रबंधन का वही महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इसके फलस्वरूप प्रबंधन में जब शिक्षण से संबंधित कार्यों तथा क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाने लगा है, तब इसकी आवश्यकता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इसमें स्कॉट महोदय कहते हैं कि विवादों का न्यूनतम करना, यानी जो विवाद होते हैं उन विवादों को न्यूनतम करना, टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट, ही प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उन सारे कॉन्फ्लिक्टों को कम करना, यानी जो विवाद हो रहे हैं उन सारे विवादों को कम करना ही मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। जो अंतिम उद्देश्य इसका कहा जाता है, मैनेजमेंट का अंतिम उद्देश्य है कि किसी प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उन सभी कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। प्रबंधन के द्वारा नियोजित कार्य, यानी नियोजन का कार्य किया जाता है। प्रबंधन के द्वारा नियोजन का कार्य किया जाता है, यानी प्लानिंग का कार्य किया जाता है। नियोजन के कारण हम शिक्षण में अनिश्चितता तथा अस्पष्टता को दूर कर अपने कार्यों तथा उद्देश्यों में स्पष्टता और सोउद्देश्यता लाते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। प्रबंधन अब अधिकार के अधिक प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन अब अधिकार के अधिक प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बेहतर परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक सोच और निर्णय लेने, विचारशील संगठन तथा दिशा नियंत्रण भी शामिल है। संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रबंधन नियोजन, क्रियान्वयन तथा पुनर्चिंतन से संबंधित होता है। प्रबंधन क्या है? नियोजन, क्रियान्वयन, पुनर्चिंतन से संबंधित होता है। अब इसको इस प्रकार और स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रबंधन मुख्य रूप से योजना, कार्यान्वयन और समीक्षा से संबंधित होती है। कुछ विद्वान प्रबंधन को दूसरे से कार्य कराने की कला मानते हैं। कुछ विद्वान या है प्रबंधन को दूसरे से कार्य कराने की कला मानते हैं। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, यह प्रबंधन की अत्यंत ही संकीर्ण और अपर्याप्त परिभाषा है। मैकफार्लैंड के अनुसार प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। एक बार पुनः, प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन की प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, प्रबंधन संगठित प्रयासों में अंतर्निहित मौलिक एकीकरण और संचालन तंत्र है।
जॉर्ज टेली के अनुसार, जॉर्ज टेली कहते हैं, जॉर्ज टेरी कहते हैं कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। क्लियर है? प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन की विशेषताएं उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं प्रबंधन की विशेषताएं निम्नलिखित निकलकर सामने आती हैं। प्रबंधन की व्याख्या के विश्लेषण में हम पाते हैं कि प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताएं ये सामने आती हैं जो इस प्रकार है। प्रबंधन सोद्देश्य प्रक्रिया है, पर्पसफुल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल प्रोसेस। देखिए, प्रबंधन एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंधन का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य सरल, सुगम, प्रभावी रूप से किसी न किसी कार्य के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। प्रबंधन का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रभावी साधन है। किसी प्रकार के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी साधन है। दूसरा आता है कि प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है। ब्रिंग सक्सेस टू एक्शन, यानी प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है। इसलिए प्रबंधन का केंद्र बिंदु सफल कार्यों का आयोजन करना है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? सफल कार्यों का आयोजन करना है। प्रबंधन की सहायता से यह जानना सरल होता है कि कहां से कार्य का प्रारंभ किया जाए और कौन सा संसाधन जुटाया जाए कि उसका सर्वोत्तम उपयोग हो, कैसे हो और कार्यों को सफलता कैसे मिले। तीसरा आता है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। यही कारण है कि प्रत्येक देश, समाज, परिवार तथा उपक्रम किसी न किसी रूप में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? अगली विशेषता यह है कि यह एक समन्वित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? समन्वित प्रक्रिया है। इट इज एन इंटीग्रेटिव प्रोसेस है, समन्वित है। देखिए, प्रबंधन का मूल तंत्र सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों का इस प्रकार समन्वय करना है कि उनसे अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सके। ये सभी संसाधनों यानी प्रबंधकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे प्रबंधकर्ता अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षा और दर्शन का प्रयोग करके कार्यों का संपादन कराता है। अगला आता है कि प्रबंधन क्रिया आधारित होता है। जो प्रबंधन है एक्टिविटी बेस्ड होता है, क्रिया आधारित होता है। प्रबंधन क्रिया आधारित होता है। प्रबंधन में प्रबंधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विविध कार्य करने होते हैं। प्रबंधक मंडल ही विभिन्न कर्मचारियों से इन कार्यों को संपादित कराता है। प्रबंधक मंडल ही उपक्रम के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है? प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी, इंटरडिसिप्लिनरी होता है। प्रबंधन का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। प्रबंधन का अनेक क्षेत्र, कार्य तथा आयाम होते हैं। प्रबंधन में एक ही मानवशास्त्र या समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान, विज्ञान तथा ऐसे अन्य विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है? तो आज हमने जाना थ्योरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।